हेलो दोस्तों। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गब्बू, राजकुमार, विकास, प्रतीत, तेजीएस, अजय, अंकुश। नहीं नहीं नहीं, आज नहीं। वो एक क्लास बस हमें कवर करनी थी। रूबीना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो श्वेता, लिखते रहो। जैसे कल मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया। इसी माफ कीजिए। इसी फॉर्मेट पर आप लिखते रहो। लिखने की कोशिश तो करो। जैसे भी कंटेंट आ रहा है, जो भी दिमाग में आ रहा है, उसको लिखो। आपके पास पीपीटी है, मैंने शॉर्ट नोट कल से लिखवाना शुरू किया है, तो उसकी कोशिश करो लिखने की। ठीक। ये मैं प्रश्न आपका समझ नहीं पा रहा हूँ। चलिए। प्रिंटेड नोट्स बनने के लिए चले गए हैं कृष्णा, और मुझे लगता है कि मंगलवार तक आपको प्रिंटेड नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है। चलो एक बार देखेंगे। तो क्लास को शुरू करें। शेल वी स्टार्ट द क्लास? ओके। अब आज की क्लास में हमें क्या करना है, तो पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम एक काम करते हैं कि जो हमने कल टॉपिक पढ़ा हुआ था, मतलब जो हमारी आखिरी क्लास हुई थी कल, दो क्लासेस हुई थी कल, आप जान रहे हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो हमने पढ़ा था, एक बार हम उसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो कल की क्लास में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन को समझने का प्रयास किया था। हमने इसके डिक्लाइन को समझने की कोशिश की थी। और हमने जाना कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के अलग अलग लोगों ने बहुत सारे कारण बताए हैं। कोई कहता है कि आर्यों का आक्रमण हो गया, पार्टिमर व्हीलर कहते हैं। कोई कहता है कि बाढ़ आ गई। कोई कहता है जलवायु परिवर्तन हो गया। ये सारी अलग अलग बातें कही जाती हैं। एक बात जो कल मैं आपको नहीं बता पाया, याद रखिएगा, कि जैसा हमने कहा कि फिलहाल सिंधु घाटी सभ्यता के समाप्त होने का सबसे बड़ा जो कारण था, वो है जलवायु परिवर्तन, वो है क्लाइमेट चेंज। अब हाल ही में क्या हुआ है, आईआईटी खड़गपुर, आप जानते हैं कि एक बहुत ही रेप्यूटेटेड इंस्टीट्यूट है आईआईटी खड़गपुर। तो आईआईटी खड़गपुर ने एक पूरी रिसर्च की। और आईआईटी खड़गपुर ने रिसर्च करके बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता के खत्म होने का सबसे बड़ा कारण है सूखा। उन्होंने बताया कि जिस क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता थी, इस क्षेत्र में लगातार 900 सालों तक, लगातार 900 ईयर्स तक बहुत कम बारिश हुई है। तो जो मानसून की वर्षा है, इस पूरे क्षेत्र में लगातार 900 सालों तक क्या हुई है, बहुत कम वर्षा हुई है, बहुत ही कम रेनफॉल हुई है। और उन्होंने एक और बात बताई कि सिंधु घाटी सभ्यता वास्तव में 4000 साल पुरानी सभ्यता नहीं है, बल्कि राखी गढ़ी से जो प्रमाण मिले हैं, उसके हिसाब से ये 8000 साल पुरानी सभ्यता है। और यही बात में आईआईटी खड़गपुर ने एक और बात कही है कि सभ्यता का पतन नहीं हुआ, सभ्यता समाप्त नहीं हुई, बल्कि जब 900 सालों तक इस पूरे क्षेत्र में बहुत कम वर्षा हुई, 900 ईयर्स तक इस पूरे एरिया में बहुत कम रेनफॉल हुआ, तो जो यहाँ पर रहने वाले लोग थे, जो भी यहाँ पर लोग रहते थे, वो सारे लोग पलायन कर गए। जितने भी लोग यहाँ पर रहते थे, वो सभी लोग माइग्रेट कर गए। और माइग्रेट कहाँ किया? अधिकांश लोग गोदावरी, कृष्णा, साबरमती की ओर चले गए, और कुछ लोग गंगा घाटी की ओर चले गए, गंगा वैली की ओर चले गए। और बाद में जब आर्य आए, तो आर्यों से उनके युद्ध हुए। जो भी व्यक्ति भारत का था, उसे 10 यू कहकर पुकारते थे, 10 यू कह करके पुकारते थे, जिसमें वो हार गए। और फिर आर्यों ने भारत में वैदिक सभ्यता का विकास किया। तो आईआईटी खड़गपुर की ये रिपोर्ट बड़ी महत्वपूर्ण है, जो इस बात को साबित करती है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नहीं, संक्रमण हुआ था। इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन नहीं, बल्कि ट्रांजिशन हुआ था। और इस सभ्यता के पतन का सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर लगातार 900 सालों तक बारिश का ना होना
ऑलमोस्ट 900 ईयर तक बारिश बहुत कम होना, नहीं बारिश तो हो रही थी पर बहुत कम बारिश का होना, जिसका एक बहुत बड़ा कारण क्या रहा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने बड़ी मात्रा में वनोन्मूलन किया, बड़ी मात्रा में डिफॉरेस्टेशन। क्यों? फॉर द सेक ऑफ द एग्रीकल्चर, कृषि के लिए बड़ी मात्रा में इन्होंने क्या किया दोस्तों, डिफॉरेस्टेशन किया, बड़ी मात्रा में वनोन्मूलन किया, जिस वजह से शायद यहाँ रेनफॉल का पैटर्न बिगड़ गया होगा। तो ये बात आपको और याद रखनी है आईआईटी खड़गपुर की रिपोर्ट के बारे में। ये नोट्स में भी आपके इंक्लूड कर दूंगा, तो आपको थोड़ी सी सहायता और मिल जाएगी। ओके, फिर कल ही हमने एक और बात का जिक्र किया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, आखिर इसमें आर्ट किस प्रकार का था, किस प्रकार की कला का प्रयोग लोग कर रहे थे। तो धातु से लोग परिचित थे, जो मेटल है उसका यूज करना जानते थे। हालांकि हमें लोहे के प्रमाण नहीं मिले हैं, हमें आयरन के प्रमाण नहीं मिले हैं, ऑल्दो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और सबसे ज्यादा ब्रॉन्ज का इस्तेमाल हो रहा था, अर्थात कांसे का इस्तेमाल हो रहा था। कांसे का मतलब हमने कल आपको बताया था कि कांसे में तांबा और टिन, कॉपर और टिन मिक्स होते हैं। और मोहनजोदाड़ो से हमें कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति मिली है, मोहनजोदाड़ो से हमें एक ब्रॉन्ज का डांसिंग आइडल भी मिला हुआ है, या डांसिंग गर्ल का आइडल मिला हुआ है, जो दिखाता है कि बहुत विकसित हो चुका था आर्ट और क्राफ्ट। इसी समय पर हमें मटके देखने के लिए मिलते हैं, लाल रंग के मटके हैं और उनके ऊपर काले रंग से अलग अलग चित्र बनाए गए हैं। टेराकोटा का प्रयोग होने लगा था, खिलौने देखने के लिए मिलते हैं, मनके अर्थात बीट्स देखने के लिए मिलते हैं, चन्हूदड़ो और लोथल में इनकी फैक्ट्री थी, चांदी, सोना और कांसे के आभूषण देखने मिलते हैं, सिल्वर, गोल्ड और साथ ही साथ में ब्रॉन्ज के हमें अलग अलग ऑर्नामेंट्स भी देखने के लिए मिलते हैं। और दूसरी बात, इनके आर्ट एंड कल्चर की पता हमें इनकी लिपि से भी चलता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि किस प्रकार की है, इनका स्क्रिप्ट किस प्रकार का है, तो इसे हमने कहा था कि सर इनकी चित्रात्मक लिपि है। इंग्लिश में इसे कहा जाता है पिक्टोग्राफिक। किस प्रकार की लिपि है? पिक्टोग्राफिक, मतलब चित्रों के रूप में इन्होंने सब कुछ बताया है। तो उसके लिए ये सेल खेड़ी नाम के पत्थर का प्रयोग करते थे। जैसा मैंने कहा कि जितनी भी मोहरें हैं वो सेल खेड़ी पर बनी होती थी और सेल खेड़ी पर ये अलग अलग प्रकार के चित्र बनाया करते थे। तो आर्ट एंड कल्चर विकसित था। पशुपतिनाथ की मोहर जो हमें मिली है, जिसके आसपास हमें अलग अलग जानवर, बाघ, भैंस, गैंडा दिखाई देता है, वो इनके धार्मिक करापों के बारे में बताता है। हालांकि एक बात फिर से मैं बता दूं कि रिलीजन के बारे में, धर्म के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है और धार्मिक तत्व उतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे समाज में। हाँ, धर्म रहा होगा पर धर्म को लेकर के लोगों में बहुत ज्यादा एक कोई एंथुजियाज्म या बहुत ज्यादा इम्पैक्ट धर्म का नहीं था। बहुत छोटा सा हिस्सा रहा होगा धर्म, ज्यादा उनका ध्यान व्यापार पर था। क्योंकि अगर व्यापार पर ध्यान नहीं होता, अगर ट्रेड पर ध्यान नहीं होता, तो शायद वो इतने विशाल शहरों का निर्माण नहीं कर पाते, इतनी विशाल जो सिटीज उन्होंने बनाई हैं वो नहीं बना पाते। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये हमने कल की क्लास के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ली। अब अगर आपका कोई डाउट है तो पहले मुझे डाउट बता दो, फिर हमने जो प्रश्न दिया था हम उसकी बात करेंगे, जो आपको क्वेश्चन दिया था हम उसकी बात करेंगे, फिर हम थोड़े से एमसीक्यू लगाएंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, और फिर हम बात करेंगे वैदिक पीरियड के बारे में, फिर हम चर्चा करेंगे वैदिक काल के बारे में। तो मुझे पहले बताएं कि कल के को कल जो हमने क्लास की उसको लेकर के कोई डाउट है आपके मन में तो आप पूछ सकते हैं। अब मैंने बताया ना रवि, मैं आपको मंगलवार बुधवार तक दे दूंगा दोस्त, ठीक है, मंगलवार बुधवार तक दे देंगे हम आपको। हाउ दे रोट ऑन थिंग्स। हाँ, एक तारिक का सवाल है कि सर वो कैसे लिखते थे, तो लिखते नहीं थे, वो चित्रों के रूप में अपनी बात को बताते थे, है ना, क्योंकि लिपि नहीं मिली है उनकी, जितनी भी लिपि है वो चित्र बना बना करके बताते थे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, चित्रात्मक लिपि मिली हुई है।
समता मूलक का अर्थ ये होता है, एगलिटेरियन का मतलब ये होता है कि सभी लोगों को समानता का अधिकार दिया गया है, कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना, इसी को हम समता मूलक बोलते हैं। देखो ये यार, आप लोग ये बार बार भूल जाते हैं, मुझे बार बार याद दिलाना पड़ता है। आप एनसीईआरटी की क्लास कर रहे हैं तो ऐसे सवाल करना कि सर इनसे ही पूरा मेंस हो जाएगा, पूरा प्री हो जाएगा, नहीं होगा। मैं डे वन से बोलो, ये फाउंडेशन कोर्स एनसीईआरटी का है ना। इसके बाद फिर आप जीएस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि एनसीईआरटी में जो दिया गया है, जो बेसिक बात है, जो बहुत बेसिक तथ्य एनसीईआरटी में दिए गए हैं, वो आपके दिमाग में उतारना, ताकि जब अगले बार आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ें, वैदिक सभ्यता पढ़ें, तो ऐसा ना लगे कि इसके बारे में आप शून्य हैं। याद रहे आपको कि हाँ, मैंने एक बार पढ़ा हुआ है, मुझे कम से कम इन शब्दों का ज्ञान है। टेराकोटा जैसे वर्डों के बारे में पता हो आपको, तेलखेड़ी नाम के पत्थर के बारे में आपको पता हो, तो ये फाउंडेशन क्लासेस हैं। बार बार आप लोग ये भूल जाते हैं, पर इससे आपको निकालना है चीज कि कितने अच्छे प्रश्न आप लगा सकते हैं और कितनी अच्छी आंसर राइटिंग कर सकते हैं। तो चलिए अब हम प्रश्न के ऊपर बात कर लेते हैं, जो हमने कल प्रश्न आपको दिया था। तो हमने कल आपको एक प्रश्न दिया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके सामाजिक और धार्मिक एस्पेक्ट, सोशल और रिलीजियस एस्पेक्ट के बारे में बताइए। समाज और धर्म के बारे में आपको बताना था। तो वही मेरा पहला सवाल है कि कितने लोगों ने जवाब लिखा है, फिर हम आगे चलेंगे और चर्चा करेंगे। बताइए भैया, कितने लोगों ने आंसर लिखा है जो प्रश्न आपको कल मिला था? ईमानदारी से बताएं। बाहरी मुद्रा भी जो अधिकांश पाए गए हैं वो पत्थर के ही पाए गए हैं, स्टोन के ही पाए गए हैं। देखो अजय, हमने कल क्या बताया था आपको पॉलिटी के बारे में? कल की क्लास याद करो, ठीक, कि हमें पॉलिटी की इंफॉर्मेशन नहीं है, हम नहीं जानते कि किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था वहां पर थी, हमें कोई भी प्रमाण नहीं मिला। ये कह सकते हैं, जो लोगों का कहना है कि शायद वहां पर जो समाज था वो व्यापारियों के द्वारा नियंत्रित था, व्यापारी शायद वहां पर शासन करते थे। ठीक है, चलो लिखा है। चलिए तो अब हम इसका थोड़ा सा एक मॉडल आंसर बनाते हैं। देखो एक सवाल और भी आया था, कल भी ये सवाल आया था, पहले इसका जवाब देते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। कि सर अगर इतना बड़ा एक सिस्टम था तो कोई ना कोई तो इसे रेगुलेट कर रहा होगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इतना बड़ा और इतना प्रॉपर अगर सिस्टम है तो बिना रेगुलेशन के तो ये सिस्टम काम नहीं करेगा। लेकिन हमें यह जानकारी नहीं है कि वो रेगुलेट कौन कर रहा था। क्या वहां पर राजा का कंसेप्ट था, या फिर वहां पर एक लोगों का समूह था जो पूरी चीजों को चला रहा था, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जैसी कोई चीज थी? हमें इस बात की कोई भी जानकारी नहीं है। पर संभवतः चूंकि ये सभ्यता बहुत ज्यादा अर्बन सिविलाइजेशन है और अर्बन सिविलाइजेशन का बेस ट्रेड होता है, व्यापार होता है, तो अधिकांश इतिहासकारों का यह मानना है कि इस सभ्यता में जो शासन करने वाले लोग थे वो शायद व्यापारी थे, वो शायद ट्रेडर्स थे। अब हम प्रश्न की बात करते हैं। तो हमने कल आपको प्रश्न दिया, मैं लिख देता हूं, कि सिंधु घाटी सभ्यता जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसके सामाजिक अर्थात सोशल और साथ ही साथ में इसके धार्मिक अर्थात इसके रिलीजियस एस्पेक्ट को समझाइए। सामाजिक और धार्मिक जो एस्पेक्ट हैं इनको समझाइए। ये हमने आपको सवाल दिया था। तो आपको बता ही दिया है हमने कि सवाल में आपको 3 भाग बनाने होते हैं दोस्तों। एक आपको इंट्रोडक्शन बनाना होता है, एक आपकी मेन बॉडी होती है, और फिर आपका एक कंक्लूजन होता है। शुरू कैसे करते हैं? तो हमेशा आप याद रखें, जैसे ये आपकी कॉपी है तो यहाँ से थोड़ी जगह छोड़ करके आप इंट्रो लिखना शुरू करें इस तरह से, फिर आपकी मुख्य बॉडी आएगी, और फिर जब कंक्लूजन लिखें तो वो भी थोड़ा छोड़ करके इस तरह से आप कंक्लूजन लिखें। तो ये आपकी कॉपी का एक फॉर्मेट होना चाहिए।
अलाइनमेंट विशेष तौर पे ध्यान रखें, ऐसा ना हो कि एक लाइन यहाँ से शुरू हो रही है, दूसरी यहाँ से शुरू हो रही है, तीसरी यहाँ से, चौथी यहाँ से। तो यहाँ सांप सीढ़ी नहीं खेल रहे हैं आप एक उत्तर लिख रहे हैं और यूपीएससी का आंसर लिख रहे हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। चलिए तो अब एक एक मुद्दे पर बात करते हैं कि सर ये आंसर आखिरकार बनेगा कैसे। सबसे पहले हम इंट्रो की बात करते हैं। तो देखो भैया, इंट्रो वही है जो हमने कल लिखा था, बहुत सिंपल सी बात है। हमें इंट्रो में प्रश्न क्या पूछा है, सिंधु घाटी सभ्यता, समाज और धर्म, इसके बारे में बताना है। तो पहले हमेशा आप क्या करोगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताओगे, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताओगे। और वही जो हमने कल लिखा था कि पश्चिमी भारत और पूर्वी पाकिस्तान में सिंधु नदी तंत्र के किनारे विकसित भारत की सबसे प्राचीन और विश्व की सबसे पुरानी शहरी सभ्यता। ठीक है, इस तरह से मतलब जो भी आपको इंट्रो सेट करना है, 3-4 कीवर्ड आपके पास हैं, आप उस आधार पर इंट्रो बना सकते हैं। और इंट्रो का जो दूसरा हिस्सा होगा वो आपको कनेक्ट करना होगा सोशल और रिलीजियस एस्पेक्ट से, अर्थात सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से। दूसरे हिस्से में आप ये कहेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के समाज, राजनीति, धर्म इत्यादि की अस्पष्ट जानकारी है, क्योंकि यह एक प्राग ऐतिहासिक सभ्यता थी जिसके जिसके लिखित साक्ष्यों को अब तक नहीं पढ़ा जा सका है, परंतु पुरातात्विक साक्ष्यों से हमें निम्नलिखित जानकारी मिलती है। आपने क्या किया, आपने ये क्लियर किया कि देखिए साहब, हमें इसकी सोसाइटी, रिलीजन, पॉलिटी, इन सब के बारे में क्रिस्टल क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह एक प्रोटो सिविलाइजेशन है, क्योंकि यह एक आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है जिसके लिखित साक्ष्यों को अब तक नहीं पढ़ा जा सका है, जिसके रिटन एविडेंस को अब तक डिसाइफर नहीं किया जा सका है, परंतु पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के आधार पर समाज और राजनीति के बारे में निम्नलिखित जानकारी हमें मिलती है। इतना अच्छा इंट्रो बना। पहले आपने इंडस वैली के बारे में बता दिया, फिर आपने ये भी स्पष्ट कर दिया कि जो भी आप लिखने जा रहे हो ये सब इतिहासकारों के अनुमान हैं, ये कोई भी चीज कॉन्क्रीट नहीं है। दिस इज ऑल दी परसेप्शन जो हमने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस को देख के बनाया है, जो पुरातात्विक साक्ष्यों को देख करके हमने बनाया है। ठीक, अब आप लिखना शुरू करेंगे, मुख्य भूमि पर आ गए। अब जैसे ही आप मेन बॉडी पर आएंगे तो पहले आप समाज के बारे में लिख दीजिए कुछ बातें कि सामाजिक दशाएं, सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक दशाएं। ठीक, और एक एक करके पॉइंट लिख दीजिए। बहुत सारी पॉइंट आप लिख सकते हैं कि भैया समता मूलक समाज था, मात्र सत्तात्मक, प्रमाण भी देना पड़ेगा, मात्र सत्तात्मक समाज था, और ऐसा करके लिखें प्रमाण, प्रमाण, और यहां लिख दीजिए प्रमाण। ठीक है, यह एक मात्र सत्तात्मक समाज, यह एक मात्र सत्तात्मक समाज था जिसका प्रमाण बड़ी संख्या में उर्वरा देवी की मूर्तियों का मिलना है। फिर तीसरा आप लिख सकते हैं कि वर्ण और जाति व्यवस्था के प्रमाण नहीं मिलते, वर्ण और जाति व्यवस्था के प्रमाण नहीं मिलते, हालांकि वर्ग व्यवस्था के प्रमाण मिलते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि शायद एक प्रभावशाली वर्ग और एक सामान्य वर्ग रहा होगा जिसका प्रमाण नगरों का 2 भागों में बना होना है। पश्चिमी भाग में प्रभावशाली लोग रहते थे जो कि दुर्गीकृत था, जबकि पूर्वी भाग में सामान्य लोग रहते थे जो कि खुला हुआ था। तो आपने प्रमाण भी बता दिया। इंग्लिश में मैं रिपीट करूंगा, देयर इज नो एविडेंस अबाउट द कास्ट सिस्टम एंड द देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट द कास्ट एंड द वर्ण सिस्टम, बट डेफिनेटली देयर वर 2 सेक्शन, one elite class and second is the general class. It is proved by the design of the cities which has 2 part, western citadel part where elite class was living and eastern lower part where normal people were living. तो ये आपने एक और साक्ष्य दे दिया। देखो, बिना साक्ष्य के बात मत करना, बिना साक्ष्य के लिख दिया कि भैया वर्ण व्यवस्था नहीं थी, जाति व्यवस्था नहीं थी, आगे बढ़ जाओ, नहीं, ये नहीं। आप साक्ष्य के साथ बात करो। आप पूरी बात किसके साथ करोगे? साक्ष्य के साथ करोगे। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर इसी में आप थोड़ी सी बात कपड़ों की कर सकते हैं, किस प्रकार के कपड़े पहनते थे।
थोड़ी सी चर्चा आप भोजन के बारे में भी कर सकते हैं। भैया खाने वगैरह के बारे में बता दीजिए किस प्रकार का खाना था। आप मनोरंजन के साधन के बारे में बता सकते हैं कि मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट क्या था। तो अब मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके लगभग एक पेज पूरा हो गया होगा इतना लिखने के बाद। फिर आप धार्मिक जीवन पर आ जाइए कि सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन, बढ़िया सी एक हेडिंग लगा के या इस तरह का एक चार्ट बना के आप धर्म के बारे में लिखना शुरू कर सकते। तो पहला पॉइंट तो क्या रखेंगे कि धार्मिक जानकारी का अभाव है और ऐसा प्रतीत होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में धर्म एक बहुत प्रमुख मुद्दा नहीं था। देयर इज नॉट क्लियर इंफॉर्मेशन अबाउट रिलीजन एंड इट सीम्स रिलीजन वॉज नॉट द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर आप दूसरे पॉइंट में ये लिख सकते हैं कि यहाँ के लोग प्रकृति के उपासक थे। दे वर्शिप द नेचर। उदाहरण दे देंगे जिसका प्रमाण है कि अधिकांश मोहरों पर पेड़, जानवर या फिर उर्वरा देवी का मिलना, ये इसका प्रमाण है। फिर आप लिखेंगे कि एक सींग वाले घोड़े का विशेष महत्व था। यूनिकॉर्न का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इस पूरी सोसाइटी में। फिर आप लिखेंगे कि शायद ये आद्य शिव के उपासक थे। दे वर मोस्ट प्रोबेबली फॉलोवर ऑफ द प्रोटोसिवा, जिसका प्रमाण है पशुपति नाथ की मोहर, जिसमें एक व्यक्ति योगी की मुद्रा में बैठा हुआ है और उसके चारों ओर बैल, भैंस, ये सारी चीजों को आप डिस्क्राइब कर रहे होंगे। और फिर आप ये भी बता देंगे कि दफनाने, ऐसा प्रतीत होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ लोग अंधविश्वास में भी मानते थे, जिसका प्रमाण ताबीज और दफनाने के और जो शव हैं, शव के साथ पाए गए कुछ अलग अलग वस्तुएं हैं। तो इतना पॉइंट अगर आपने लिख दिया तो अगेन मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका दूसरा पेज भी भर जाएगा। आपने दफनाने की बात कर दी, आपने थोड़ी सी चर्चा इस बात की कर दी कि देखिए साहब किस तरह से लोग वहां पर प्रकृति की पूजा कर रहे थे। आद्य शिव के बारे में आपने बता दिया और पहली ही लाइन में आपने ये भी क्लियर कर दिया कि हमारे पास क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमारे पास क्रिस्टल क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब बात करते हैं आखिरी हिस्से की, जो है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन कैसा होना चाहिए? हमेशा इम्पैक्ट दिखाना चाहिए, इम्पैक्ट कि आखिर इसका प्रभाव क्या हुआ। तो याद कीजिए कल हमने आपको सिंधु घाटी सभ्यता का योगदान बताया था, तो अब कनेक्ट कीजिए सिंधु घाटी, जैसा हम सभी जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता, या फिर उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं कि हाल ही में यह सिद्ध हो चुका है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नहीं बल्कि संक्रमण हुआ था, जिसका प्रमाण वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक, राजनीतिक और साथ ही साथ में उसके जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं उनकी उपलब्धता है। आज भी भारत में शिव की पूजा की जाती है। ऊबड़ वाले सांड का विशेष महत्व है, बरगद के पेड़ का विशेष महत्व है, जो यह दिखाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रभाव वर्तमान समाज और साथ ही साथ धर्म पर हुआ है। तो आपको बस ये दिखाना है कि इम्पैक्ट क्या है, रिलेशन क्या है दोनों के, ठीक है। दोनों के बीच में अगर रिलेशन आपने दिखा दिया बस आपका काम हो गया। तो ये आपका एक आंसर बनेगा। ये 2 पेज में आपका आंसर इस तरह से आप लिख रहे हो। पहला आपका इंट्रो आ गया, ओके। यहाँ आपने सामाजिक जीवन के बारे में लिख दिया, फिर आपने धार्मिक जीवन के बारे में लिख दिया और यहाँ आपने कंक्लूजन लिख दिया। तो लगभग 1.5 पेज का उत्तर आपका बन जाएगा, इसमें आपके 150 शब्द के आसपास आ जाएंगे, ठीक। ये इस तरह से आपको जवाब लिखना। तो अब मुझे बताओ कि कितने लोग इस तरह का जवाब लिख पाए हैं कि हाँ सर हमने इंट्रो लिख लिया जैसा आपने कहा था, हमने थोड़ा उसे कनेक्ट भी करने की कोशिश की है समाज के साथ और धर्म के साथ, हमने मेन बॉडी लिखी और कंक्लूजन में हमने ये बताने की कोशिश की कि जो भी यहाँ पर धार्मिक और सामाजिक मान्यताएं थीं, जो भी यहाँ पर रिलीजियस और सोशल बिलीफ थे, वो कैसे ट्रांजिट हुए हैं प्रेजेंट इंडिया में, वो कैसे वर्तमान भारत में संक्रमित हुए हैं। बताइए आप लोग कैसा लिखा आप लोगों ने जवाब, बताएं मुझे कमेंट करके एक बार। ना ये एक और आया कि सर पॉइंट में लिखना है सेंटेंस में। देखो यार ये मैंने सेंटेंस लिखा, पैराग्राफ लिखा, ये मैंने पॉइंट में लिखा, देख रहे हो आप।
ये भी मैंने पॉइंट में लिखा और फिर मैंने पैराग्राफ लिखा। तो कल हमने आपको क्या समझाया था कि एक आंसर में पैराग्राफ भी होना चाहिए, पॉइंट भी होना चाहिए, रिक्वायरमेंट समझो, उस हिसाब से जवाब लिखो, है ना। और चित्र मतलब इस प्रकार के डायग्राम भी मैंने बनाए कि हाँ वो बेहतर दिखें। कोई बात नहीं, देखो यार अभी शुरुआत है, अभी शुरुआत है, ठीक है। कोई बात नहीं, देखो अभी तो शुरुआत है, वो तो बात ही नहीं है। अभी लिखना, देखो मैं बस ये कह रहा हूँ दोस्तों कि लिखा है ना आपने, ये आपकी अचीवमेंट। और आज जो मैंने एक फॉर्मेट बताया, वीडियो आपके पास है, आप रिवाइंड भी करके देख सकते हो, दोबारा देख सकते हो, फिर से लिखो। देखो एक बहुत अच्छे, मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, बहुत पुराना इंटरव्यू, 2-3 साल पुरानी बात है, एक टॉपर का। तो उसने कहा कि, उन्होंने कहा कि हमने बहुत सारे आंसर नहीं लिखे, मैंने मल्टीपल आंसर नहीं लिखे, मैंने कोशिश की कि मैं अपनी स्किल को बेहतर करूं। मैंने एक ही उत्तर को 5 से 6 बार लिखा और ऐसा मैंने 50-100 उत्तरों के साथ किया ताकि मुझे वो स्किल समझ में आए। और देखो ये पूरी कहानी स्किल की है, दिस गेम इज ऑल अबाउट स्किल। जैसे मान लो मैं क्रिकेट बहुत पसंद करता हूँ, आई एम ग्रेट फैन ऑफ क्रिकेट, तो मैं क्रिकेट खेलता भी हूँ। तो जब हम क्रिकेट खेलने जाते हैं, अभी भी खेलते हैं, तो मुझे पता है यार कि मैं एक ही, ऐसा नहीं कि एक ही शॉट पे आउट हो गया तो उसको भूल जाऊँ, नहीं, मुझे एक ही शॉट को बार बार प्रैक्टिस करना होगा, जब तक कि मेरे दिमाग में वो फिट ना हो जाए कि यार अगर ऑफ साइड पर बॉल आएगी तो मुझे यहीं पर एक कट मारना है। ये टेक्निक होनी हर चीज में। तो ये स्किल है, कैसे आएगी, जब मैं बार 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 वही बॉल मुझे खिलाएंगे, उस बॉल पे मैं एक शॉट मारते रहूंगा, तब शायद मैं वो सीख पाऊंगा। ऐसे ही आंसर राइटिंग है। छोड़ो मत आंसर को, ये मत सोचो कि कल आपने लिखा था तो आज ये लिखेंगे, नहीं, ये गलत अप्रोच है। आज दोबारा से इसको लिखिए। अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, आप तीसरी बार इसको लिखिए, जब तक लिख लिए जब तक आपको ना लगे कि आपका उत्तर बेहतर हो गया है, ठीक है। और फिर आपको समझ में आएगा कि धीरे धीरे आप इम्प्रूव करेंगे। इम्प्रूवमेंट ऐसे आता है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट ऐसे होता है। हम क्या करते हैं, हम मल्टीपल आंसर लिखने की कोशिश करते हैं, अरे अब लिख तो लिया एक बार, अब दोबारा क्यों लिखना है, तो उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। क्या होगा, उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। मतलब मैं अगर क्रिकेट खेलने के लिए गया प्रैक्टिस करने के लिए, तो एक शॉट मैंने कवर्स पे मार दिया, लगा तो नहीं लगा तो, एक मैंने पुल मार दिया, लगा तो नहीं लगा तो, एक मैंने स्ट्रेट ड्राइव मार दी, लगा नहीं लगा, तो क्या इससे मैंने कुछ सीखा, नहीं, बस मुझे अपने आप को दिलासा दे दिया कि आज मैं तीनों ग्राउंड के हर हिस्से में खेल करके आया हूँ। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि मेरा कोई भी शॉट अच्छे से प्रिपेयर हुआ ही नहीं। वो प्रिपेयर कब होगा, जब एक शॉट को कम से कम मैं 10 से 12 बार प्ले करूंगा, तब जाकर के मेरा उस शॉट पे कमांड आएगी और फिर मैं वो शॉट अच्छे से खेल पाऊंगा। तो ऐसे ही एग्जाम है, आप इस आंसर को कई बार लिखिए और जब आपको लगे कि ये बेहतर हो गया है तो आगे, ठीक है। तो लिखेंगे दोबारा, इसी आंसर को दोबारा लिखेंगे। दोनों प्रश्न मैंने दिए थे, दोनों प्रश्नों के उत्तर को, 2 दिन का आपके पास गैप है, बढ़िया तरीके से दोनों प्रश्नों के उत्तर को लिखिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो ये भी हो जाएगा। अभी आगे बढ़ते हैं, चलो भैया अब कुछ एमसीक्यू लगाना है आप लोगों को। 10 प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, और फिर हम आगे बढ़ेंगे, सभी लोग जवाब देंगे एक एक करके। चलिए, ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने, जवाब देना शुरू करेंगे दोस्तों। अब वापस आओ क्लास में, आंसर राइटिंग पे चर्चा नहीं, अब वापस क्लास में आओ, ठीक है। प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मुद्राएं बनी हुई थी। मोस्ट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन सील्स आर मेड अप ऑफ चर्ट, तेलखेड़ी, तांबा, लोहा, स्टेटाइट बोलते हैं उसे, बताइए। 2 पेज, वर्ण व्यवस्था अंकित हम पढ़ने वाले हैं। वैदिक सभ्यता में 4 वर्ण होते थे। क्या जवाब होगा, वेरी गुड सर, इसका सही जवाब होगा बी। हमने अभी अभी आपको बताया, देखो ये पत्थर है, ये क्या है, एक पत्थर है, और इस पत्थर को ना दोस्तों एक और नाम दिया जाता है, इसे सोप स्टोन भी कहा जाता है। ये मुलायम पत्थर है। ये कैसा पत्थर है, तो सर यह एक मुलायम पत्थर है, यह एक बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट प्रकार का स्टोन है।
मुलायम पत्थर, सॉफ्ट स्टोन है। तो इसे सेलखेड़ी से, स्टेटाइट से बहुत सारी मुद्राएं बनी हुई थी। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार किस तरह दिखता था। ये इस तरह होता है, देखिए 3 अलग अलग शेप होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं सेलखेड़ी के पत्थर देख रहे हैं, इसको सोप स्टोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोप स्टोन भी इस पत्थर को कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स furrows of the plowed field have been found? बताइए भैया। कालीबंगन, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, लोथल। धौलावीरा का शहर 2 की जगह 3 भागों में बटा है दोस्तों। हर जगह शहर 2 भागों में बटे हैं, लेकिन धौलावीरा में शहर 3 भागों में बटा है। क्या जवाब होगा? बहुत अच्छे सर, ये हमने पढ़ा था। देखो पत्थर है, पत्थर पे आपको आकृति ही तो बनानी है, और मुलायम पत्थर है तो आप इजीली इस पे आकृति बना सकते हैं, है ना। चलिए, कालीबंगन कहाँ पर मिला है? कालीबंगन में मिला है। तो कालीबंगन जो कि राजस्थान में आता है, यहाँ पर आपको प्लाउड फील्ड मिली हुई है, जुता हुआ खेत मिला है, और खेत में आपको 2 फसलों के प्रमाण है। जैसे एक यहाँ से है तो यहाँ से भी कुछ कल्टीवेशन है, इस प्रकार से। तो ये क्या दिखाता है? ये आपको 2 फसलों के प्रमाण देता है कि एक साथ 2 फसलें बोई जा रही थी, और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धीरे धीरे कृषि में विकसित हो रहे थे, धीरे धीरे एग्रीकल्चर में डेवलप हो रहे थे। ये वो जुता हुआ खेत है जो कालीबंगन से मिला हुआ है। ये साइट में आप ध्यान से देखिए तो इस तरह से है, और बीच में आप देखो कि इस तरह से भी बुआई की गई। ओके, तो 2 फसलों के प्रमाण आपको मिलते हैं। डुअल, 2 अलग अलग फसलों के प्रमाण आपको इस क्षेत्र में मिले हैं कि 2 फसलें एक साथ बोते थे। ये प्लाउड फील्ड है जो कि कालीबंगन से हमें मिला है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता किसका प्रतिनिधित्व करती है? अब ये चीजें हमेशा आपको लॉजिक से बतानी होती है। हमने पढ़ा है, आप इसे लॉजिक से बताओगे। द्वितीय नगरीकरण, सेकंड अर्बनाइजेशन, थर्ड अर्बनाइजेशन, फर्स्ट अर्बनाइजेशन और फोर्थ अर्बनाइजेशन किसको रिप्रेजेंट करती है दोस्तों? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ये आपने सही लॉजिक लगाया कि सर देखिए बड़ी नेचुरल सी बात है कि ये भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है। इससे पहले तो कोई सभ्यता थी नहीं, और यही भारत की पहली नगरीय सभ्यता भी है। तो बट नेचुरल सी बात है, ये भारत में प्रथम नगरीकरण था, ये इंडिया में फर्स्ट अर्बनाइजेशन। ये भारत में प्रथम नगरीकरण था, ये इंडिया में फर्स्ट अर्बनाइजेशन को दिखाती है। ठीक है, अगला आगे हम पढ़ेंगे कि जब बुद्धिस्ट की एरा खत्म होगी तो उस समय भारत में सेकंड अर्बनाइजेशन का फेज शुरू होगा, वो हम पढ़ रहे होंगे। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है? हड़प्पा इज एसोसिएटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन? तो ये सभी को पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता। तो बेसिकली हमने आपको कहानी बताई थी। अच्छा, एक बात और याद रखना, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसके सबसे ज्यादा जो हमें स्थान मिले हैं वो सरस्वती नदी के पास मिले हैं। ठीक है, घग्गर हाकरा जो नदी थी वहां से। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के सर्वाधिक स्थान हमें सरस्वती नदी की घाटी में मिले हैं। लेकिन इसका नाम इंडस वैली क्यों है? क्योंकि ये सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित। ठीक, चलिए अगला सवाल। किसने सिंधु सभ्यता का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? ये अच्छा प्रश्न है, और मैंने आपको इनडायरेक्टली ये बताया हुआ है। तो बताइए मुझे इसका क्या जवाब होगा। हु हैड यूज्ड द वर्ड इंडस सिविलाइजेशन एट फर्स्ट? जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर, अर्नेस्ट मैके, एम.एस. वत्स। किसने प्रयोग किया है? बहुत बढ़िया सर, हमने डिस्कस ये किया था, आपने इनडायरेक्टली बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का भारत में खोज करने का श्रेय शुरू किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले
प्रधान थे। इसके बाद हमने ये देखा सर कि 1921 में दयाराम साहनी और 1922 में राकल दास बनर्जी ने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खोज की, और इसी समय और भी खोज हुई। तब उस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जॉन मार्शल ने कहा कि हमें एक नई सिविलाइजेशन का पता चला है जो कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे थी, तो इस सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता कहेंगे, इसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहेंगे। ठीक, तो जवाब होगा ए, जॉन मार्शल। अगला है सिंधु सभ्यता संबंधित है, बता दीजिए जल्दी से। इंडस सिविलाइजेशन इज एसोसिएटेड विद प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री, और इसमें दिया है पोस्ट हिस्ट्री। हरकेश क्लास किया करो, हरकेश रोज क्लास किया करो और ध्यान से सुना करो, ठीक है? रोज क्लास करो, बीच क्लास में आके मत पूछा करो। अगर रोज क्लास करोगे तो इन सवालों के जवाब आपको पता होंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसका जवाब क्या होगा? आद्य ऐतिहासिक युग। सर ये प्रोटो हिस्ट्री की सिविलाइजेशन है। तो हमने ये डिस्कस किया था कि जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है, वो तीन प्रकार की होती है। एक प्री हिस्ट्री होती है दोस्तों, एक प्रोटो हिस्ट्री होती है, और एक होती है हिस्ट्री। ओके, तो प्री हिस्ट्री का हमें कोई भी रिटन एविडेंस नहीं मिलता, कोई भी लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिलता। प्रोटो हिस्ट्री में हमें रिटन एविडेंस मिला है, लिखित साक्ष्य मिले हैं, लेकिन हम अब तक इन्हें डिसाइफर नहीं कर पाए, हम अब तक इन्हें पढ़ नहीं पाए हैं दोस्तों, अब तक हमने इन्हें डिसाइफर नहीं किया है। इसीलिए हम इसको आद्य ऐतिहासिक संस्कृति बोलते हैं, इसे हम प्रोटो हिस्ट्री सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन की पहचान करें। अच्छा, इसमें यूपीएससी के क्वेश्चंस भी हैं कुछ। अब देखो, ध्यान दो, पहले मुझे सुनना, बाद में आंसर देना। 2 मिनट बिल्कुल ध्यान से मुझे सुनो। आप में से मैक्सिमम लोग, मैं मान के चल रहा हूं कि स्टेट सिविल सर्विस या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि वहाँ स्टेटमेंट वाले सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं, जो कथन वाले सवाल हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में आपसे पूछे जाते हैं। बोलो यस और नो, क्लियर है ये बात? तो इन प्रश्नों में अक्सर आप बहुत बेसिक गलतियां करके आते हो। तो क्या ध्यान रखना है, याद रखो, जब भी ये प्रश्न आए पहले इस चीज को मार्क कर लो कि क्या पूछ रहा है, सही है। क्या पूछ रहा है? सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब दिमाग में आपको पता है कि आपको सही कथन का पहचान करना है, क्योंकि क्या होता है, एग्जाम में लिख देगा सही नहीं है, नॉट करेक्ट, गलत है, असत्य है। तो ऐसे में क्या होता है, हमारा दिमाग बहुत कंफ्यूज हो जाता है, यार आखिर आंसर देना क्या था। तो सबसे पहले आप ये काम करेंगे, अब पढ़ना शुरू करें। पहला, हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया गया था। बताइए आप लोग, सही है या गलत है? सर ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में हड़प्पा का उत्खनन किया गया था। तो पहला तो सही है, ठीक। इसके बाद वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है, ये भी बिल्कुल सही है सर, पाकिस्तान में है, रावी नदी के किनारे, ये भी सही है। दूसरा, हड़प्पा व्यास नदी के किनारे थे ना, ये तो गलत है सर, ना ना ना, ये तो गलत है सर। हमने पढ़ा कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, ना कि व्यास। तो अब तीन देखो भैया, तीन कहाँ कहाँ पर है? तो तीन सिर्फ एक ऑप्शन में था, डी, तो डी तो हो गया एलिमिनेट। आपका आंसर क्या नहीं हो सकता, आपको पता है कि सर हमारा आंसर डी नहीं हो सकता। इसके बाद हड़प्पा के उत्खनन करदा आर डी बनर्जी थे। आर डी बनर्जी थे? नहीं सर, आर डी बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो खोजा था, हड़प्पा का उत्खनन तो दयाराम साहनी ने किया था। चार कहाँ पर है? इसमें भी चार है और इसमें भी चार है। तो ना आपका आंसर बी हो सकता है, ना आपका आंसर सी हो सकता है। बचा क्या? सिर्फ एक, केवल एक और दो। और याद रखिएगा, छत्र वाला ताम्र रथ, कॉपर कैरियोट विद द कैनोपी हैज बीन फाउंड इन हड़प्पा, ये भी गलत है। एक रथ मिला है जिसके ऊपर एक कैनोपी लगी है, लेकिन ये रथ हमें हड़प्पा से नहीं मिला,
ये रथ हमें दायमाबाद से मिला है, जो कि महाराष्ट्र में आता है। यहाँ से हमें ये रथ मिला है, दायमाबाद। ठीक, तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसका सही जवाब होगा ए। तो इस तरह अगर आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करेंगे तो आंसर तक जल्दी पहुंचेंगे और एक्यूरेट आंसर देखने के लिए मिलेगा। मैं आपको एक रथ की फोटो दिखा देता हूँ। ये देखिए, दाइमाबाद सरस्वती नदी के किनारे इस तरह का एक रथ मिला है दोस्तों। इस तरह का ये रथ है, वही रथ है जो रखा हुआ है। ओके, चलिए। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? विच प्लेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन इंडिया? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल, इनमें से कोई नहीं। बताओ क्या जवाब होगा इसका। बहुत बढ़िया सर, जो लोथल है ये भारत के गुजरात में स्थित है और यह एक बंदरगाह था। यह एक पोर्ट सिटी थी, पोर्ट, जहां पर सर हमें मनके बनाने की फैक्ट्री भी मिलती है। अगला, ये देखिए लोथल। ये लोथल में एक बंदरगाह था, इस तरह से अभी भी है ये। ठीक है, तो ये पोर्ट टाइप का था एक, जहां पर शिप बिल्डिंग का काम होता था। डॉकयार्ड मतलब एक ऐसी जगह होती है जहां पर जहाज रुक सकते हैं। रुकने के अलावा वहां उनकी सर्विसिंग हो सकती है और एक प्रकार की पूरी वर्कशॉप होती है। तो इसे हम डॉकयार्ड बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? डॉकयार्ड बोलते हैं दोस्तों। ये पूरा डॉकयार्ड है। ये इस तरह से शायद रहा होगा लोथल में डॉकयार्ड है पूरा का पूरा। चलिए, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसे लोथल का गोदी क्षेत्र एक नहर के द्वारा जुड़ा हुआ था? कौन सी रिवर थी जिसके द्वारा ये डॉकयार्ड कनेक्ट होता था? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये प्रश्न मैंने जानबूझकर डाला, मुझे इंपॉर्टेंट लगा। एनसीईआरटी में नहीं है पर फिर भी मैंने डाला है आपके नॉलेज के लिए। भारवी, भोगवा, चित्रा, चक्रा। तो याद रखना, भोगवा नाम की एक नदी है, आज भी है। ये जो भोगवा नदी है ये साबरमती की सहायक है। साबरमती नदी की सहायक है। इट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती रिवर। ओके, तो इसी साबरमती नदी की ट्रिब्यूटरी भोगवा, इसी पर लोथल का बंदरगाह बना हुआ था। इसी पर लोथल का पोर्ट बना हुआ था। तो भोगवा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती ऑन विच द डॉकयार्ड ऑफ लोथल सिचुएटेड, या वहां से उन्होंने पानी लिया था डॉकयार्ड के लिए। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। ये सभी लोग सही जवाब देंगे, नहीं तो मैं घर आकर के आपको बेशरम के डंडे से मारूंगा दोस्तों। द लार्जेस्ट हड़प्पन साइट इन इंडिया, बताओ जल्दी से। आलमगीर, कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी। क्या है इसका सही जवाब? सभी लोग सही जवाब देंगे बिल्कुल, कोई भी गलत जवाब नहीं देगा इस प्रश्न का। बहुत बढ़िया। एक कई बार बताया है यार हमने क्लास में पढ़ाते समय आपको कि राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में स्थित है, ये भारत में सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है हड़प्पा सभ्यता का। सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है राखीगढ़ी, जो कि कहाँ पर है? हरियाणा में है, बताया भी है आपको हमने। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये देखिए राखीगढ़ी कहाँ है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। दिस इज इंडिया, दिस इज हरियाणा। हरियाणा में हिसार के पास आप देखिए, आपको राखीगढ़ी दिखेगा। ये हिसार है और ये राखीगढ़। ठीक है, ये पूरा। फिर ये कालीबंगन, हनुमानगढ़ राजस्थान में। धौलावीरा, जहाँ पे शहर तीन भागों में बटा है। हर जगह शहर दो भागों में बटा है, यहाँ तीन भागों में बटा है। लोथल। ओके, मोहनजोदारो, हड़प्पा। इस तरह से ये ये इमेजेस हैं, इस तरह की इमेज मिली है आपको जब आप मैप देखेंगे राखीगढ़ी का, राखीगढ़ी से प्रकार के साक्ष्य। ठीक है, चलिए। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज डिफरेंट फ्रॉम द वैदिक सिविलाइजेशन बिकॉज इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। सही बात है। इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, पिक्टोग्राफिक लिपि थी। इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। उपर्युक्त सब। क्या जवाब होगा इसका? अच्छा प्रश्न है, बताइए दोस्तों क्या जवाब होगा इसका, जल्दी बताओ।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो अगली सभ्यता हमें पढ़ना है वो है वैदिक सभ्यता। याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता एक अर्बन सिविलाइजेशन है, एक शहरी सभ्यता है। लेकिन जो वैदिक सभ्यता है वो एक ग्रामीण सभ्यता है, वह एक रूरल सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। दे वर नॉट इन्फॉर्म्ड विद द आयरन। बट वैदिक सभ्यता में, खास तौर पर लेटर वैदिक पीरियड में, लोहे का परिचय हो जाएगा, आयरन से लोग परिचित हो जाएंगे। तो हाँ, ये बात सही है कि इंडस वैली के पास एक अच्छा शहरी जीवन था। इनकी लिपि चित्रलेखीय है, जबकि वहां पर राइटिंग का डेवलपमेंट हो जाएगा। इनके पास लोहे और रक्षा साधनों का अभाव था, बिल्कुल सही है। इंडस वैली के लोग आयरन के बारे में नहीं जानते थे, इसीलिए जवाब होगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन फॉर, इसलिए जानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि के लिए, अपने उद्योगों के लिए। बताइए दोस्तों, क्या जवाब होगा इसका? भैया, बाद में हाय बाय कर लेना, पहले आप पढ़ लो। है पूरा हाय, पूरा हालचाल सब आपको यहीं पूछना पड़ता है। पूरी मेहमान नवाजी इसी क्लास में होती है आपकी। हाय, कैसे हो, कहाँ हो को नहीं हो, तैयारी कब से शुरू की है, क्या किया है, क्या नहीं किया है, कहाँ रह रहे हो। पूरा बिल्कुल पूरा वातावरण बनाना आपको, पूरा माहौल बनाना। कई बार ना मैं अपनी क्लास लेता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं क्लास ले रहा हूँ कि मैट्रिमोनी साइट चला रहा हूँ। ठीक है, कि यहाँ एक दूसरे का हाल पूछने लगे हुए हैं, चाय पी के, और पूछ लो भाई चाय पी ली कि नहीं पी, पोहा खाया कि नहीं खाया, खाना भी खिला दो एक दूसरे को क्लास में, है कि नहीं? लेकिन नहीं, ये सब नहीं करेंगे क्या। और मेरे बेटो, सभी लोगों से कह रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई बहनों, पढ़ाई कर लो, ये समय दोबारा नहीं आएगा। और एक बार पढ़ लिख लो, फिर अभी तुम्हें दूसरे का हालचाल पूछना पड़ रहा है। जिस दिन पढ़ लिख के अधिकारी बन जाओगे ना, 100 लोग तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का हालचाल पूछेंगे। नहीं तो जिंदगी इसी में निकलेगी, तुम भी 10 लोगों का हालचाल पूछोगे और घर वाले भी 10 लोगों का हालचाल पूछेंगे। ठीक है, जब क्लास में हो, ये सब बातों को बाद में रख के आया करो। ठीक है, ये सब अगर करना है तो इसके लिए तो बना है यार, इंस्टाग्राम इसीलिए बनाया है। इसी के लिए फिर आपके वो दूसरे यूट्यूब चैनल होते हैं जिसमें गेम वेम खिलाते हैं या फिर कुछ मूवी वूवी दिखाते हैं। वो इसीलिए बने हैं, बात करने के लिए, प्यार मोहब्बत के लिए, सबके लिए। यहाँ लेकिन जब पढ़ रहे हो, आपके भविष्य की बात कर रहे हो आप, तब ये मत करो। ठीक है, क्या ही है, मतलब मैं सही कह रहा हूँ। मुझे कई बार लगता है मैं मैट्रिमोनी साइड यहाँ पर चला रहा हूँ, तो मैट्रिमोनी साइड नहीं चला रहा हूँ भाई, मैं पढ़ा रहा हूँ। आप लोग कोई पढ़ना है ध्यान से पढ़ो आप लोग। ठीक है, तो ये अपने नगर नियोजन के लिए फेमस थे, बिल्कुल सही है। यहाँ सर ये अपने टाउन प्लानिंग के लिए फेमस थी, इट वॉज फेमस फॉर दी टाउन प्लानिंग, बिल्कुल सही। मोहनजोदाड़ो हड़प्पा के लिए फेमस थी, ये भी सही है। एग्रीकल्चर के लिए, जी हाँ। और उद्योग के लिए तो बिल्कुल सही है। तो डी इसका जवाब होगा, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक, चलो ध्यान दो, आगे बढ़ते हैं। अगला, ये भी अच्छा प्रश्न है, ये यूपीएससी का प्रश्न है दोस्तों, 2011 में आया था। तो मैं आप ही को समय दे रहा हूं, मैं पढ़ते जा रहा हूं, ध्यान से इसको पढ़िए। ठीक है, ध्यान से पढ़िए। ध्यान दीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करना शुरू कर दीजिए। पहला, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। देखो वो खुद कह रहा है भैया, धार्मिक तत्व उपस्थित था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। इट इज predominantly a secular civilization. The religious element, though present, did not dominate the scene. उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। बहुत ध्यान से आंसर करो, जो जो हमने आपको पढ़ाया है उस कंसेप्ट को रिकॉल करो और आंसर करो। दिस क्वेश्चन यूपीएससी 2011। क्या जवाब होगा इसका, बताइए। वेरी गुड,
वेरी 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 गुड सर, दोनों ही सही हैं, बोथ आर करेक्ट। देखो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, दिस इज तो 100% श्योर, क्योंकि आपने शुरू में ही बता दिया था कि यहाँ के लोगों ने कपास की खेती करना शुरू किया था, और कपास की खेती करने वाले ये शायद दुनिया के पहले लोग थे, तो यहाँ तो कोई डाउट नहीं। ये बड़ा अच्छा कथन है कि यह एक लौकिक सभ्यता थी। लौकिक का मतलब ये होता है कि धर्म है लेकिन धर्म से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, वो अपनी दुनिया में जी रहे हैं, अपने व्यापार में लगे हुए हैं, कृषि में लगे हुए हैं, ये सारी बातें। और इसी कथन को वो एक्सप्लेन भी कर रहा है आगे कि इसमें धार्मिक तत्व उपस्थित था, रिलीजियस एलिमेंट वर प्रेजेंट, पर वर्चस्वशाली नहीं। बिल्कुल सही है, मैंने आपको यही बताया कि भैया धर्म तो था लेकिन प्रभावशाली नहीं था, क्योंकि ना हमें कोई मंदिर देखने के लिए मिलता है, ना हमें कोई एक बहुत बड़ा रिलीजियस इंस्क्रिप्शन देखने के लिए मिलता है। तो धर्म था लेकिन इनके लिए बहुत बड़ा मैटर धर्म नहीं था, धर्म उतना प्रभावशाली नहीं था। तो बहुत अच्छा कथन है, बहुत अच्छा प्रश्न था यूपीएससी का, ये प्रश्न भी आपने सॉल्व कर दिया। आगे बढ़े, सिंधु घाटी सभ्यता को जानने का स्रोत क्या है? सबसे बड़ा स्रोत तो उसका स्रोत है नगर के अवशेष, सबसे बड़ा स्रोत नगर के अवशेष है, फिर मोहरे भी हैं, सारी चीजें बर्तन वगैरह भी हैं, पर नगर के अवशेष सबसे बड़ा स्रोत है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? विच इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? पक्की ईंटों से बनी इमारत, पहला मेहराब, पूजा का स्थल, कला और वास्तुकला। ये बताओ भैया, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। बिल्कुल, ये बताओ, ये अच्छा प्रश्न है। 14वां तो हो गया, ये आसान था। 15वां बताओ, 15वां अच्छा है। 15th इज गुड। वर्चस्वशाली का अर्थ होता है प्रभाव, मतलब कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं था। जैसे आपने कहा कि सर मुझे ना मोबाइल चलाना पसंद है, लेकिन मेरे लिए मोबाइल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे ऊपर उसका प्रभाव नहीं है कि मैं मोबाइल के बिना नहीं रह पाऊंगा। ठीक है, मोबाइल की लत नहीं है, उसे बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ए, पक्की ईंटों से बनी इमारत। याद करो जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने कितना एम्फसाइज करके बताया था कि इंडस वैली में सबसे बड़ी जो फीचर आपको देखने मिलता है कि यहाँ जितनी इमारत बनी है वो पक्की हुई ईंटों से बनी है। पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल सड़कों को बनाने में किया गया है, और ये बड़ी बात है। इट इट हैज द डिफरेंस, ये दूसरी सभ्यताओं से इसे अलग करता है, क्योंकि दूसरी सभ्यताओं में इस समय आपको ये प्रमाण देखने के लिए नहीं मिलते हैं। ठीक है, अगला आप देखें, निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वासियों को ज्ञात नहीं था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नोन टू हड़प्पन पीपल? कूपों का निर्माण, स्तंभों का निर्माण, नालियों का निर्माण और मेहराब का निर्माण। क्या नहीं जानते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग? हाँ बिल्कुल, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या था तारिक? सबसे इंपॉर्टेंट था मेरे दोस्त, पकी हुई ईंटें, क्योंकि वो उसे बिल्कुल अलग करते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट दूसरी सभ्यताओं में भी हो रहा था, लेकिन पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल नहीं हो रहा था। इसका क्या जवाब होगा, यह बताइए। कुछ डी कह रहे हैं, कुछ ए कह रहे हैं। अरे मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे मूर्खों, वेल्स तो बने थे। याद करो हमने आपको लिखवाया था सिंचाई के बारे में कि जब इरिगेशन होता था तो इरिगेशन में कुओं का प्रयोग भी किया जाता था। ये तो सही है। ठीक है, स्तंभ तो ये भी है भैया, बिना पिलर के आप 2 मंजिल की इमारत कैसे बनाओगे? लॉजिक लगाना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं कि सीधे सीधे प्रश्न पूछेगा। यूपीएससी है भाई, 2 मंजिल की इमारत बनाना है तो पिलर तो बनाना पड़ेगा। नाली तो बहुत अच्छी थी। क्या नहीं मिला हमें? मेहराब, आर्क, अर्थात मेहराब ये होता है दोस्तों इस तरह का एक शेप, ऐसे हमें शेप देखने के लिए नहीं मिले। ये जो मेहराब होता है ये हमें देखने के लिए नहीं मिला, आर्क देखने के लिए नहीं मिला। ठीक, तो मेहराब हमें देखने के लिए नहीं मिलते, आर्क हमें देखने के लिए नहीं मिलते। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहले तो दिमाग में यही रख लो भैया, सही उत्तर का चयन करना है। चलो देखो, बताओ क्या होगा इसका जवाब। मोहनजोदड़ो,
हड़प्पा, रोपण एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं है सर इसमें। True। हड़प्पा के लोगों ने सड़क तथा नालियों के साथ नियोजित शहरों का विकास किया था। ये भी सही है। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। क्या है ये तीसरा, क्या है दोस्तों, मुझे बस ये बताओ पहले, जो तीसरा कथन है वो सही है या गलत, मुझे लिख के भेजो, ट्रू और फॉल्स। जो थर्ड स्टेटमेंट है, हड़प्पन पीपल वर नॉट अवेयर अबाउट द यूज ऑफ मेटल, ट्रू और फॉल्स, सही है या गलत है, कमेंट करके बताओ, सही है या गलत है दोस्तों। गलत है, वेरी गुड। कुछ कह रहे हैं गलत है, गलत है, क्यों? क्योंकि यहां पर धातु की बात हो रही है। अगर यहां लिखा होता आयरन तो ये बिल्कुल सही हो जाता। अगर वो यहां लिखता कि उन्हें लोहे के बारे में नहीं पता था, बिल्कुल सही, लेकिन धातु के बारे में तो पता था, उन्हें सिल्वर के बारे में पता था, उन्हें गोल्ड के बारे में पता था, कॉपर के बारे में पता था। इवन वो कॉपर और टिन को मिक्स करके ब्रोंज बनाने लगे थे, तो दे हैड द इंफॉर्मेशन अबाउट द मेटल। तो हम ये नहीं कह सकते, तो ये गलत है। तो जवाब क्या होगा? जवाब होगा एक और दो सही है, अर्थात ए। ए। चलिए भैया, हड़प्पा के काल में तांबे के रथ की खोज कहाँ से हुई है? कॉपर कैरियोट कहाँ से मिला है हड़प्पा पीरियड में? बताइए जरा, कॉपर कैरियोट कहाँ से मिला है दोस्तों हड़प्पन पीरियड का? कहाँ से मिला है? अभी हमने बताया था आपको कि महाराष्ट्र में दायमाबाद से आपको एक तांबे का रथ मिला हुआ है। अगला, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट अ टेराकोटा रेप्लिका ऑफ द प्लाऊ इज फाउंड? धौलावीरा, बनावली, कालीबंगा और लोथल कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये भी हमने आपको बताया था कि बनावली से आपको एक हल्का खिलौना मिला हुआ है। ठीक। आखिरी प्रश्न, आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक ना के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण बना रहा? अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स ऑफ आईआईटी खड़गपुर स्टडी ग्रुप, कंटिन्यूअस लो रेनफॉल फॉर हाउ मेनी ईयर्स was the cause of the fall of the Indus Valley civilization। तो बताया था शुरू में आपको हमने कि 900 सालों तक कम वर्षा हुई, बहुत ही कम वर्षा हुई 900 ईयर्स तक, जिस वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। तो अब मुझे लगता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन पर आपकी एक बेसिक पकड़ बन गई है। आई एम नॉट सेइंग कि आप इसमें पारंगत हो गए हैं, पर अब कम से कम आपको बहुत बेसिक बातें इंडस वैली के बारे में पता है। तो मंगलवार को जब हम मिलेंगे तो हम वैदिक सभ्यता की बात करेंगे, सीधा हम वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। आपके लिए प्रश्न वही दो हैं, उन दोनों प्रश्नों को आपको दोबारा लिखना है, और जब हम वैदिक सभ्यता आपको पढ़ा देंगे उसके लिए मुझे 2 कक्षाएं लगेंगी। फिर वैदिक सभ्यता के बाद हम आपको 2-3 बहुत बढ़िया प्रश्न लिखने के लिए देंगे। पर मक्कारी मत कीजिएगा, बमानी मत कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि आप उन प्रश्नों के जवाब लिखें। ठीक है, तो आपसे मिलेंगे दोस्तों हम मंगलवार को सुबह 10 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, रिवीजन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।